So, in this lecture, we will learn some new topics of the chapter Turning Effects of Forces. And कहने में तो new है, but we already have discussed these terminologies. So, we discussed the equilibrium. आपको हमने बताया कि एक जो होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एंड हमने उससे पहले टॉर्क पढ़ा, और जो है हमारे पास हम कंडीशंस पढ़ी इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए. सो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की कुछ स्टेट्स. तो कंडीशंस हमने वेरीफाई की थी, अब हम स्टेट्स पढ़ेंगे. सो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, सो दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अ बॉडी मे बी इन वन ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इन द मेन टाइम बॉडी सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम की पोजिशन में हो सकती है, या तो स्टेबल, या फिर अनस्टेबल, और या फिर न्यूट्रल. ये नहीं कि दोनों एक साथ हों. सो स्टेबल इक्विलिब्रियम को सबसे पहले पढ़ते हैं. स्टेबल का मतलब भी समझ आ रहा है कि द थिंग दैट इज स्टेबल, ऐसी थिंग जिसके ऊपर कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सिलरेशन नहीं है. द थिंग इज दैट स्टेबल. सो अगर आप देखें फिगर 4.33, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल एंड द बुक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन when let free after a slight tilt. अब इसका मतलब क्या है? अब एक बुक तो आपकी टेबल पर है, ऐसे रखी हुई है एज इट इज़, जैसे पार्ट ए में दिखाया है, मगर पार्ट बी में क्या हुआ है, वो बुक को मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर किया अप साइड पर, और इसको मैंने दोबारा नीचे की तरफ छोड़ दिया, मगर छोड़ने के बाद वो उसी पोजीशन पर आ गई जहाँ पर वो पहले थी, एज शोन इन द ए. सो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टेबल. सो कंसिडर बुक लाइंग ऑन द टेबल, हमने कर ली इसको, एंड टिल्ट द बुक स्लाइटली अबव इट्स वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द अपोजिट साइड एज शोन. इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. प्रीवियस पोजीशन का यहाँ पे मतलब है ओरिजिनल पोजीशन. जो चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस करके, अनस्टेबल करके वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, दैट इज ऑल्सो इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. द थिंग दैट इज स्टैटिक, जो आपकी रुकी हुई है, दैट इज ऑल्सो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल. सच अ स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन. अब ज़रूरी है कि क्या हम उसको जो है पुश करें और वापस जब वो अपनी जगह पर आए तो वही स्टेबल हो? नहीं. एक चीज़ जो आपकी लाइक स्टेबल है, जो कोई उसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. मगर डेफिनेशन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर या ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, स्लाइड सा उसको टिल्ट करने में, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम. मगर कॉन्सेप्ट ये गलत है कि कोई चीज़ ज़रूरी है कि उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो स्टेबल हो. नो. When a body is in a stable equilibrium, its center of gravity is at the lowest position. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. तो आइए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक को समझते हैं इससे पहले. सो मेरे सामने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपके इस पेज पर लाया जा रहा है. क्योंकि मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम पहले डिस्कस किया है, मगर उसके लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पहले समझना होगा. सो वो मैंने बाद में क्यों पढ़ाया, अब मैं बताऊंगा. सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कॉन्सेप्ट को. तब जाके हम समझ पाएंगे अपने इक्विलिब्रियम की स्टेबल और अनस्टेबल टाइप्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी इक्विलिब्रियम का हमने जो पढ़ा, आप उसी पर स्टॉप हो जाएं. अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद हम दोबारा पीछे जाएंगे और हम समझेंगे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर. सो ओके, center of mass. Okay, it is observed that the center of a mass of a system moves as if its entire mass is confined at that point. Okay, a force is applied at such point and the body does not produce any torque. The body moves in the direction of net force without rotation. Okay. सो अब सेंटर ऑफ मास, अभी तक जो मैंने पढ़ा, बॉडी का कोई ऐसा मास होता है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी कोई टॉर्क या फिर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करती. ओके, जैसे हमने फिगर 4.16 में देखा, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मासेस. एक मास है हमारे पास ए, एक मास है हमारे पास बी, और एक रॉड से कनेक्टेड है और उसका सेंटर ऑफ मास लाइक सपोज वी हैव ओ. बट इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी connected by a light rod as shown in the figure 4.16. Okay, अब इसको मैं थोड़ा था. Okay, let O is the point anywhere between A and B such that the force F is applied at the point O as shown in the figure 4.17. अब ये पॉइंट O जो है यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है as to rotate the object. A force applied at a COM moves the system without rotation.
अब जो ये COM है ये आपका एक सेंटर ऑफ मास की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे आपकी फोर्स लगाई जा रही है जो आपको दिखाया जा रहा है। If the system moves in the direction of force F without rotation, the point O is the center of mass of the system. अब यहाँ से मैंने एक बात कंक्लूड की, वो बात मैंने ये कंक्लूड की कि अगर जो सिस्टम है यानी कि बॉडी का जो सिस्टम है ए और बी का जो सिस्टम है जिसको हम सिस्टम कह रहे हैं, लेट सपोज ए बी एंड द रॉड इज होल कॉल्ड सिस्टम। तो अगर ये सिस्टम जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के साथ मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, मगर फोर्स के डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है, मगर विदाउट रोटेशन। बात आ गई विदाउट रोटेशन, तो जब मगर विदाउट रोटेशन, सो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो हमने इस सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया था दैट वाज पॉइंट ओ। कभी पेपर में आपके पास कोई पिक्चर आए इस तरीके के तो आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ मास, तो आप पॉइंट ओ जैसे सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट वी हैव सम क्वेश्चंस स्टिल। Does the system will still move without rotation if the force x elevates on it? अगर फोर्स कहीं और सेंटर ऑफ मास यानी कि ओ के अलावा कहीं और एक्ट की, जैसे कि इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, हो सकता है नीचे की साइड पर, तो क्या फिर भी सिस्टम मूव करेगा? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। सो कंडीशन नंबर 1 हम देख लेते हैं, पॉइंट 1 को। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल एज शोन इन द फिगर 4.18। ऐसा लाइटर पार्टिकल से कि ये ब्लू वाला है लाइटर, रेड वाला है हैवियर। तो फोर्स लाइटर पार्टिकल के साथ वाले जगह पर, क्लोज वाली जगह पर अप्लाई की जाए। ओके, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट। तो सिस्टम जो है आपका मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मगर पार्ट 2 में क्या कह रहा है? लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवियर पार्टिकल, जैसे कि रेड वाले के साथ। तो इन दिस केस ऑल्सो द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। दोनों में सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी अगर आप फोर्स अप्लाई करो, बॉडी आपकी मूव भी करेगी, रोटेट भी करेगी, मगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे अगर आप अप्लाई करोगे फोर्स, तो बॉडी से मूव करेगी मगर रोटेट नहीं करेगी। और मूव भी करेगी तो अलोंग द, यानी कि विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट इट विल नॉट रोटेट इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। सो center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. वो system को move करवाए without any rotation. So I hope you got the point of center of mass. So let's deal with the center of gravity now. Center of gravity is also a very crucial topic. उसके बगैर तो आप पढ़ ही नहीं सकते equilibrium की states को. So let's discuss it. A body is made up of a large number of particles as illustrated in the figure 4.20. Okay, ये body है, कुछ ज़्यादा ही particles की बनी हुई है. Okay. अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स इट्स सेंटर। बिल्कुल सही है। अर्थ जो है आपको इसकी वेट की वजह से, हमने पढ़ा था टेंशन के अंदर, तो ये इसका जो सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ये जो इसके वेट के ऊपर फोर्स लगाकर इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुल कर रहा है। सो वी कैन सी दैट द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू इट्स वेट। ओके, ये जो पुल है हमने टेंशन में पढ़ा था वो उसके वेट के बराबर हो जाता है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम टेंशन में पढ़ चुके हैं तो हमें इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अब वो बात भी हमें पता है, ये फोर्स जो है आपकी, अगर ये आपका वेट है तो यही आपका अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स है। तो अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स और वेट आपके आपस में क्या है? पैरेलल हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन है। इस तरह अगर मैं इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में बनाऊँ लाइक दिस, तो ये पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो तो बिल्कुल यहाँ पर सूटेबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा हमें। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेज इज अ सिंगल फोर्स। इन सबको मिलाकर रिजल्ट करने वाली जो फोर्स होती है, यानी कि नेट फोर्स जो होती है, इन सबको मिलाकर, सारी पैरेलल फोर्सेस को मिलाकर, लाइक दिस वन, जो ब्लैक एरोज बने हुए हैं, ब्लैक एरोज, दीज आर द पैरेलल फोर्सेस। तो इन सबका जो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी के होता है, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी and W. Okay, a point where this resultant force acts vertically towards the center of the earth is called the center of the gravity of the body. Oh my god, now we have reached towards the conclusion कि ऐसा point जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सेंटर, एक ज़मीन का जो हिस्सा है उसका जो सेंटर है, उस पर जो ये रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्ट करती है, तो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सो वी कैन डिफाइन इट, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears
अब यहाँ पर बात हो रही है वेट की, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है, वेट की। अब मैं आंसर में लिख सकता हूँ अपने क्वेश्चन के या तो वेट या फिर फोर्स, तो दोनों चल जाएंगे। या तो मैं लिख दूँ अ पॉइंट वेयर द होल फोर्स, अ पॉइंट वेयर द होल वेट, तो हम टीचर्स इस दोनों बात को कंसिडर कर लेंगे एंड वी विल गिव द स्टूडेंट्स फुल मार्क्स। सो पॉइंट वेयर द whole weight or the force of the body appears to act vertically downward is called center of gravity. This is a very good and easy concept. It is useful to know the location of the center of gravity of a body in problems dealing with equilibrium. अब हम equilibrium पर जब आएंगे तो हम उसको solve करेंगे कि वाकई किस तरह हम इसको solve कर सकते हैं. So now I hope you got the point. So equilibrium को तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमने जो फर्स्ट टाइप थी दैट वाज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने बस उसको ऐड ही करना था, मगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट समझना था, तो हम उसके लिए हम आगे भी इसको फर्दर मूव ऑन करेंगे, बिकॉज आपके एसएलओ में है कि सिमेट्री को समझाएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सो लेट्स डिस्कस सिमेट्री इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन हम इस चैप्टर को इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ के एंड करेंगे। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट इज दिस सिमेट्री? देखो, सिमेट्री का जो मतलब होता है ना, अब इस तरह समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वी हैव अ सिमेट्री। सो सिमेट्री का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़, लेट सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया सर्कल, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, ठीक है ना? तो अब बात ये होगी कि सिमेट्री क्या होती है। ओके, सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को टू इक्वल हाल्व्स में या फिर टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईजी है ना भाई? अगर एक मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, इसको अभी पिज़्ज़ा समझो, बल्कि मैं इसको शेप्ड फॉर्म में अच्छी तरह बना देता हूँ, सो आई थिंक यू विल गेट इट करेक्टली। सो दैट सपोज मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ बना लेता हूँ। ओके, नीचे बना लेते हैं। ओके, क्यों नहीं हो रहा? ओके चलो फिर ऐसी समझ लो, खामो खा इतनी बड़ी फिर पंचायत में पढ़ने से अच्छा है। तो लेट सपोज आई हैव अ सर्कल, सर्कुलर पिज़्ज़ा है, डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझना अच्छी तरह समझ आएगा। इसको मुझे कट करना है, एक पिज़्ज़ा मुझे अपने, एक पिज़्ज़े का पीस मुझे अपने भाई को देना है और एक मुझे अपने दूसरे भाई को देना है। तो अब उसके लिए मैं चाहूँगा कि यार दोनों को इक्वल हिस्सा मिले, किसी के साथ जो है ना फेवरेटिज्म ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, दोनों को इक्वल पार्ट्स में मिले। तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों को एक मेजरमेंट से डिवाइड कर दूंगा ऐसे। अब अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको सही तरीके से डिवाइड किया है, तो उस वक्त तो मैं खैर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही करूँगा। वैसे पिज़्ज़े की नहीं है तो ऑब्वियस है हमें बिल्कुल प्रिसाइज ही नहीं कर सकते हम, बट हम उसे समझ के कर सकते हैं कि हाँ यार ये पीस बिल्कुल इसके इक्वल है, यानी कि ये पीस जो है इक्वल होना चाहिए इस पीस के। दोनों में सेम ही पीसेस ऑफ चिकन हो, दोनों में सेम ही पीसेस ऑफ चीज़ हो, दोनों में सेम ही पीसेस ऑफ आपकी डो हो, so then we can say that this object is in symmetric position or it is symmetrical. For let's suppose we have a triangle, so triangle को मैं डिवाइड करूँगा इस तरीके से कि ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए, इक्वल, अनइक्वल नहीं, इक्वल। ये नहीं कि ये साइड बड़ी हो ये साइड छोटी हो। सिमेट्री का मतलब ही ये है, ऐसी लाइन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में, आप उसको सिमेट्री कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भाई खुद लिख लेना अपने ओन वर्ड्स में, मैंने आपको समझा दिया है ताकि हम आगे बढ़ते हैं। So, center of gravity of some symmetrical objects. The center of gravity of objects which have symmetrical shapes can be found from their geometry. Okay, हम उनकी ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री मैंने बनाई सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है आपके सामने, लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट इज़ बैलेंस्ड, एक ऐसे पॉइंट पर लाई कर रही है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट जी नज़र आ रहा है, जहाँ से ये बैलेंस हो रही है। जाहिर सी बात है ना, इसको बैलेंस करने के लिए अभी हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, तभी तो वो बैलेंस होगी ना। दिस बैलेंस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मिडिल पॉइंट जी, एज शोन इन द फिगर। तो ये जो मिडिल पॉइंट जी है ना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द मिडल ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। क्या पता आपके एक ही में आपको पेपर में एग्जाम में दे दें कि भाई रॉड दी हुई है, बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्योंकि आपके एसओ में लिखा हुआ है बच्चे को फाइंड करना आना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी तो 5 क्लास वाले बच्चा भी समझ लेगा कि यार सेंटर क्या होता है किसी भी चीज़ का, तो ये तो बार बार समझाने से अच्छा है बच्चा उसको खुद समझे। The center of gravity of a uniform square or rectangular sheet is the point of intersection of its diagonals as shown in the figure. Oh my god, यार ये मतलब
बच्चा तो कंफ्यूज हो गया कि डायगोनल्स क्या होते हैं। अब भाई डायगोनल आप ज्योमेट्री तो पढ़ चुके हो ना। अब देखो मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर मुझे फिर भी पता है डायगोनल क्या होता है, इतना तो मुझे आता है। तो इनका मतलब ये है कि जो आपके सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बनाया है, उसको हम सिमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास से एक डायगोनल प्रोड्यूस होता है। एक ये साइड इक्वल हाल्स में उसको कट कर दिया, और इस इक्वल हाल्स को मैं इस कॉर्नर से भी ले जाकर इस कॉर्नर तक इक्वल कर सकता हूँ। तो एक मेरे पास इक्वल पीस 1 आ गया, एक मेरे पास इक्वल पीस 2 आ गया, एक इक्वल पीस 3 आ गया, एक इक्वल पीस 4 आ गया। अब इन चारों में से कोई एक भी एक दूसरे से अलग नहीं है, चारों एक जैसे हैं। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल इंटरसेक्शन ऑफ द। अच्छा, इंटरसेक्शन कहाँ? जहां पर चारों लाइनें मिल रही हैं, दिस इज द पॉइंट सेंटर। सेंटर इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट्स सेंटर एज शोन। अब ये देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए हुए हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, तो अब ये आप खुद रीड करोगे, इसको समझोगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो ताकि आपको आगे जाके परेशानी नहीं हो। ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन लेमिना। ओ माय गॉड, अब यहाँ पर मेरी बात समझो। अभी तो हमने पढ़ा कि यार जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर भाई दुनिया में क्या सब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सबको हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? नहीं ना। कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, उनको हम नहीं कट कर सकते इक्वल पार्ट्स में। उसमें होना यही पड़ता है कि हमें एक को बड़ा करना पड़ता है, एक को छोटा करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर शेप थिन लैमिना। लैमिना तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, बट इरेगुलर शेप का यहाँ पे मतलब क्या है समझ लो। इरेगुलर शेप का मतलब है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है जिसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एसिमेट्रिक, जिसको नहीं कर दिया जाए, जिसको जो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता इक्वल पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर शेप्ड। और ये तो हम बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता था, क्योंकि हम बायो में तो पढ़ते ही सिमेट्री की सारी चीज़ें हैं। So a simple method to find the center of a gravity of a body that is in asymmetric position, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसकी नियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? बॉडी इज बाय द यूज ऑफ अ प्लम लाइन। व्हाट इज दिस अ प्लम लाइन? चलो समझते हैं। अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, ओके, लेड और ब्रास। अच्छा, बॉब का मतलब क्या? यहाँ पर एक थिन रस्सी है और उससे मैंने एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को मैंने बाइंड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड अ थिन बॉब। और अ मेटल बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, वही बात, स्ट्रिंग से मैंने उस बॉब को जो है लटका दिया है। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते और वो बिल्कुल इसको किसी से टिकाकर लटकाकर उसे हम छोड़ देते हैं, तो वो सस्पेंड हो जाती है फ्रीली। सो इट रेस्ट्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर 4.23। ओके, अब ये जो लेट सपोज ये जो मेरे पास पार्ट ए है, ये दिस वन, ये प्लम लाइन शो कर रही है, जो कि हमने उसको वर्टिकली छोड़ दिया है। और वर्टिकली छोड़ने का मतलब डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जा रही है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। ओके, इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पर उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएंगे, दिस वन। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। टेक एन इरेगुलर पीस या फिर एसिमेट्रिक पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड तो आपको पता है क्या होता है, स्टेशनरी वाले के पास जाके ले लेना। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर। मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। ओके, ए बी और सी मैंने होल्स बना लिए, ठीक है भाई, मैंने अपनी मर्जी से कर लिए, मगर वो कार्डबोर्ड सिमेट्रिक नहीं है, फटा हुआ है आधी जगहों से, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। नियर इट्स एच, नियर इट्स एच का मतलब उसके कोनों पर। फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, कील ठुकवा दो और उसको वॉल पर चिपका दो। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रो वन ऑफ द होल्स, लेट इट बी ए। अब वो जो कील लगाई है ना मैंने, उसको ए वाले होल से मैंने लटका कर छोड़ दिया। ए वाले से क्यों? क्योंकि अच्छा है ना, ज़रा वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगी, नीचे तक जाएगी। ए वाला सबसे ऊपर है, एच का मतलब कॉर्नर पर, तो जब कॉर्नर पर कील लगाऊंगा तो वो नीचे पूरा लटकेगा ना। तो ए मैंने वो पॉइंट लिया जहाँ पे मैंने कील ठोक कर उसको लटका दिया। सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए, ताकि मैं उसको ए के साथ आराम से घुमा सकूं।
क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं उसको बीच से लटकाता तो बीच से फोर्स तो लगती, मोशन में तो आता, मगर रोटेट नहीं कर पाता। हमें यहाँ पर उसको स्विंग करवाना है। स्विंग की नहीं है, रोटेट की नहीं है, कॉर्नर से करना पड़ेगा। याद है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर पर लगाओगे तो फोर्स और रोटेशन दोनों होगी। द कार्डबोर्ड विल कम टू द रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। जैसे ही वो नेल के बिल्कुल हम नीचे देखेंगे इस पॉइंट पर, ये वहां पर वो वर्टिकली रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? वेट की वजह से। और वेट की वजह से क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वहां पर। सो वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन। वर्टिकल लाइन जो है वो लाइन ए जो सॉरी वर्टिकल लाइन जो है लाइक दिस वन। अब मैं थोड़ा इसको गंदा हो गया, इसको थोड़ा मैं साफ कर लूँ। ये जो वर्टिकल लाइन है ए से, ये मैंने प्लम लाइन है। प्लम लाइन अभी हमने पढ़ी है, ये बनी हुई, इसको मैं यहाँ पर ले आया कार्डबोर्ड पर। फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन हंग फ्रॉम द नेल। ओके, उसको मैंने नेल से बिल्कुल नीचे तक उस प्लम लाइन को मैंने शो करा दिया। ठीक है, मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन। तो वो जो लाइन है बिहाइंड का मतलब क्या? पीछे। वो जो लाइन है उसको कार्डबोर्ड के पीछे, यानी कि प्लम लाइन को कार्डबोर्ड के पीछे पॉइंट ए से मार्क कर दो। मार्क कर दो मतलब ये पेंसिल नज़र आ रही है, इस पेंसिल से इस वाले पॉइंट को मार्क कर दो। कर दिया भाई। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी। अब इसी को कार्डबोर्ड पॉइंट बी से करो। द लाइन फ्रॉम बी विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। तो वही लाइन जो है आपकी बी से जाएगी, मगर वो पॉइंट जी पर आके इंटरसेक्ट कर जाएगी। अच्छा भाई, कर ली। इसी तरह करो सी से। सी से भी देखो ये लाइन जाके इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, फिर जाके वो आगे कंटिन्यू हो रही है। और ए सी भी वही, यहाँ से गई, फिर इंटरसेक्ट की और फिर नीचे आई। तो यानी कि ये इंटरसेक्ट्स कर रही हैं आपस में। ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम द होल सी। ओके, नोट दैट दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू जी। ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। सो इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम होल्स ए बी एंड सी हैव अ कॉमन पॉइंट। यानी कि एसिमेट्रिक इरेगुलर शेप में भी हमारे पास कॉमन पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दिस कॉमन पॉइंट जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। अगर आपको पेपर में आए एमसीक्यू या आपका क्वेश्चन कि आप प्लम लाइन के जरिए कार्डबोर्ड से कैसे कर सकते हो, तो आप तीन तरीके बता देना, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और तीनों को बता देना, तीनों आपके पॉइंट जी से इंटरसेक्ट करके आपको बना कर दे देंगे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इतना आसान तो यार मेरे ख्याल से 5 क्लास वाला बच्चा भी समझ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। सो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम। तो अब हम समझते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। हम पढ़ चुके थे। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब जब बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, सो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पॉइंट। ओ माय गॉड, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे नहीं होता, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द लोएस्ट पॉइंट होता है। व्हेन इट इज टिल्ड, जब वो हल्की सी फोर्स से टिल्ट की जाती है या टिल्टेड की जाती है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है। यानी कि किसी बॉडी को अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में हिलाऊंगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमसीक्यू। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जब हमने उसको पुश किया तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो, यानी कि वो अपनी जगह से रोटेट हो गई। अगर मैं उसको वापस से इनिशियल पोजीशन पर लाऊं तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी या फिर कम होगी? ऑब्वियस है, मुझे कम करनी पड़ेगी, जब तो वो जाके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगी। सो अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। बेस ऑफ द बॉडी का मतलब है उसका लोअर पॉइंट। बेस ऑफ द बॉडी का मतलब है उसके लोअर पॉइंट पर जैसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी तो हम उस बॉडी को कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कंडीशन याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ ब्लॉक एज शोन द फिगर 4.34। ये हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं ए बी सी, इनके तीनों मैंने कंडीशन दिखाई हुई हैं। व्हेन द ब्लॉक इज टिल्टेड, जब ब्लॉक आपका हल्का सा पुश किया जाता है, लाइक पॉइंट बी में बात कर लो, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है ना। देखो यहाँ पर तो पैरेलल लग रहा है, मगर यहाँ पर अचानक से परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एंगल बढ़ गया, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गई। इफ द वर्टिकल लाइन थ्रो जी पासिस थ्रू इट्स बेस, अगर एक वर्टिकल लाइन जो है इस तरह की लाइन वो इसके से पास की जाए, हम सॉरी वर्टिकल बात हो रही है तो यानी कि दिस वन प्लम लाइन, समझो अभी इसको। अगर वर्टिकल लाइन में इससे पास करवाऊँ थ्रू इट्स बेस, यानी कि लोअर पॉइंट से, इन द टिल्टेड पोजिशन एज शोन द फिगर 4.34b, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, द ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। ब्लॉक अपनी प्रीवियस पोजिशन पर वापस आ जाएगा।
इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस, अगर वो उसकी बेस से, अब मतलब क्या है अब ये समझो, देखो हुआ ये यहाँ पर दोनों केसेस में पोजीशन बिल्कुल सेम है, मगर हुआ क्या, इस वर्टिकल लाइन के लिए मैंने इसको इस तरफ उठाया और इसके लिए मैंने इसको दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से उठाया। तो क्या हुआ, इफ़ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी गेट्स आउट ऑफ इट्स बेस, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टिकल लाइन जो है ये बेस से मैच नहीं कर रही, ये हिल चुकी है पूरी तरीके से। तो द ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, सो इट टॉपल्स ओवर इट्स बेस एंड मूव्स टू न्यू। मतलब क्या है आओ समझते हैं। ब्लॉक ए पार्ट में दिखाया जा रहा है ब्लॉक इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बी पार्ट में दिखा रहा है हल्का सा उसको टिल्ट कर दिया, मगर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ गया क्योंकि उसकी जो लाइन थी वो उससे बेस से मैच कर रही थी। मगर सी में क्या हुआ, थोड़ा मैंने और ज्यादा टिल्ट किया तो वो उसकी बेस से हट गई, वर्टिकल लाइन बेस से हट गई, यानी कि डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। अब यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव फर्दर। Stable equilibrium position. So that is why a vehicle is made heavy at its bottom to keep its center of gravity as low as possible. जब भी हम vertical जो हमारे पास vehicles होते हैं लाइक बसेस होती हैं, हमारे पास ट्रक्स होते हैं, उनको हम हैवी करते हैं, उनको हैवी नहीं करते, उनके बॉटम यानी कि उनके लोवेस्ट पॉइंट को, उनके नीचे के हिस्से को हम हैवी करते हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो और वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आराम से आ सकें। अगर उसकी जो है हैवी नहीं होंगी नीचे से तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके लोएस्ट पॉइंट पर नहीं होगी, लोएस्ट पॉइंट पर नहीं होगी यानी कि वो रुकेगी नहीं वो व्हीकल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल, यानी कि जितनी कम सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ज़्यादा बॉडी इक्विलिब्रियम में स्टेबल होगी, जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी कम बॉडी इक्विलिब्रियम पर स्टेबल होगी। मोरओवर द बेस ऑफ अ व्हीकल इज मेड वाइड, वाइड मतलब उसको बहुत ज़्यादा फैला मतलब वाइड करके करते हैं। जो उसकी बेस होती है किसी भी व्हीकल की हम बढ़ा चढ़ा कर, देखो ना बस के जो नीचे का हिस्सा होता है कितना मतलब खुला होता है, वाइड होता है, वाइडन होता है। सो दैट द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर सके, एंड शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस। अगर वो उसकी बेस से आउट हो गई तो जाहिर सी बात है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो वो स्टेबल ही नहीं रह पाएगी। ओके सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन अ वर्टिकल पोजिशन ऑन इट्स टिप्स एज शोन। ओके, मैंने एक पेंसिल ली, उसको मैंने उसकी टिप पर खड़ा कर दिया है। ये क्या, अभी कर लो, पेंसिल लो और उसको उसकी टिप पर खड़ा कर दो, जाहिर सी बात है गिरेगी ना। वेन एवर यू लीव इट, जब भी तुम उसको छोड़ोगे, द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, यानी कि स्टेबल नहीं है वो, अब अनस्टेबल हो गई है, गिर चुकी है। क्यों गिर चुकी, फोर्स के हटाने से। क्या वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आई, नहीं आई, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Thus, a body is unable to keep itself in the state of unstable equilibrium. Thus, okay, if a body does not return to its previous position, यानी कि स्टेबल का उल्टा, स्टेबल में तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है मगर इस अनस्टेबल में वो नहीं आ पाती, when sets free after a slightest tilt, it's said to be in the unstable equilibrium. ओके, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हायर होगा। ओके, सो ये बात जो है आपकी होनी चाहिए। और क्या वर्टिकल लाइन पास करेगी बेस से, नहीं करेगी, लोअर पॉइंट से पास, ये भी कंडीशन होनी चाहिए आपकी अनस्टेबल के लिए। बहुत आसान है स्टेबल और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। सो वी हैव अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बल्कि समझ लेते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कर लिया भाई मैंने, लकड़ी के मैंने उस पर कर लिया, तखत पे फॉर एग्जाम्पल, एज शोन इन द फिगर। रोल द बॉल ओवर द सरफेस, ठीक है, एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन, उसको रोल करो और उसको अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दो। इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजिशन, वो कभी भी अपनी नई पोजिशन पर वापस नहीं आएगी। जाहिर सी बात है ना, किसी बॉल को तुम एक हाईवे के रोड पर फेंक दो, क्या वो बॉल तुम्हारे पास वापस आएगी, नहीं ना। Does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium. If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium. Okay? So in a neutral equilibrium, all the new states in which the body is moved are the stable states and the body remains in the new state. Okay? हर न्यू पोजीशन बॉडी की स्टेबल होगी, मगर वो खुद कौन सी कंडीशन होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता यह है, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होती है दो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, एक होती है स्टेबल
और एक होती है न्यूट्रल। तो एक वक्त में अगर दोनों कंडीशंस आ जाएं, स्टेबल भी हो न्यूट्रल भी हो, और स्टेबल न्यू पोजीशन पर हो, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं, दैट थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। अब ये तो बड़ी आसान से बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रॉन की तरह न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं, कोई इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं, इरिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन, चाहे वो न्यू पर हो चाहे पुरानी पर हो। दे आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज अ बॉल, ओके, स्फेयर, रोलर, पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड egg lying horizontally on a flat surface। अभी एग्जाम्पल्स तो आप भाई खुद याद कर लेना, पेपर में मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, टीचर भी देंगे, इक्यू वाले भी देंगे। सो ये आपका काम है एग्जाम्पल्स याद करने का। सो चैप्टर एंड हो गया है, मगर उससे पहले मैं ज़रा एक डिफरेंस बना दूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है आपकी चलो मैं डिफरेंस इस तरह बना देता हूँ। स्टेबल, अब लाइन तो मैं इतनी बड़ी बनाने से कि पूरा मैं नोट्स लिखवाऊंगा, हालांकि बहुत 2-3 पॉइंट्स में ख़त्म कर दूंगा बात को। स्टेबल में कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी लिख रहा हूँ भाई, मैं ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, लोएस्ट पॉइंट पर होता है, कम होता है। अनस्टेबल में जो होता है आपके पास डज नॉट कम टू ओरिजिनल पोजीशन, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सी जी ज़्यादा होता है, एरो यानी कि इंक्रीज का साइन बना दिया है मैंने। न्यूट्रल में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेबल और न्यूट्रल होती है, आपस में दोनों एक दूसरे के फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं, और स्टेबल में न्यू पोजीशन रहती है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी इज ज़ीरो। तो ये डिफरेंस याद कर लो।